छोटा सा गांव था जहां की हवा में शांति और मिट्टी में अपनापन बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली थी, गेहूं के लहराते खेत, आम के पेड़ों की कतारें और कच्चे पक्के रास्तों पर बच्चों की खिलखिलाहटें। इसी गांव में रहता था एक 10 साल का लड़का, अरमान। अरमान का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जिज्ञासा और दयालुता की चमक थी। वह बहुत साधारण घर में अपनी मां के साथ रहता था। घर की दीवारें मिट्टी की थीं, छत पर सूखी घास रखी थी और आंगन में तुलसी का एक छोटा पौधा था जिसे अरमान हर सुबह पानी देता। अरमान के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। जब वह सिर्फ 2 साल का था तब उनके पिता एक बीमारी के कारण चल बसे। तब से उसकी मां ने अकेले ही घर और बेटे दोनों को संभाला। वह दिन भर खेतों में मेहनत करती और घर लौटकर थके हुए हाथों से रोटियां बनाती, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा संतोष रहता। अरमान बहुत समझदार बच्चा था। वह जानता था कि उसकी मां कितनी मेहनत करती है, इसलिए वह हर सुबह जल्दी उठता, बगीचे में सब्जियों की देखभाल करता और मां के साथ बैठकर दाल छीलता या गेहूं पीसने में मदद करता। उसकी मां ने उसमें यह भावना डाली थी कि बेटा, अगर खुद के पास थोड़ा भी है और किसी और को ज्यादा जरूरत है तो बांटना मत भूलना। यही असली इंसानियत है। हर शाम जब गांव के बच्चे खेलते थे, अरमान कभी कभी अपने घर के बाहर बैठकर उन बच्चों को देखता। वह भी खेलना चाहता था, लेकिन मां के पास बैठकर कुछ काम करना उसे ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वह जानता था यह काम भी किसी खेल से कम नहीं है। गांव के लोग अरमान को बहुत पसंद करते थे। बूढ़ी दादी मां कहती, इस लड़के की आंखों में भगवान बसते हैं। दुकानदार कभी कभी उसे टॉफी दे देता और स्कूल के मास्टर जी अक्सर उसे अपनी अच्छी कहानियों का हीरो बनाते। अरमान को न शौक था बड़े खिलौनों का, न महंगे कपड़ों का। उसका सबसे बड़ा सुख था किसी की मदद करना, चाहे वो मां के लिए पानी भरना हो या किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना। वो रोज स्कूल पैदल जाता, करीब 2 किलोमीटर दूर। रास्ते में छोटे छोटे खेत, झरने और एक बड़ा पीपल का पेड़ आता था। उसी रास्ते पर एक सर्द सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। यहीं पर भाग 1 समाप्त होता है। भाग 2 में हम देखेंगे कि उस सुबह अरमान की मुलाकात एक अजनबी बुजुर्ग से कैसे हुई और कैसे उसकी दयालुता गांव की रूह तक पहुंच गई। ठंडी सर्दी की सुबह थी। सूरज अब तक बादलों में छुपा हुआ था और ओस की बूंदें पत्तों पर चमक रही थीं। अरमान हमेशा की तरह समय पर स्कूल जा रहा था। उसके कंधे पर उसका पुराना सा स्कूल बैग था, जिसमें किताबें, एक छोटा टिफिन और ऊनी मफलर रखा था जो उसकी दादी ने कभी उसके लिए बुना था। जैसे ही वह गांव के बाहर बने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसकी नजर रास्ते के किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह आदमी कांप रहा था। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे और आंखें थकी हुई, गहरी उदासी से भरी थीं। उसके पास न कोई चादर थी, न रोटी का टुकड़ा, बस एक झोला था जिसमें शायद कुछ टूटी फूटी चीजें थीं। गांव के कुछ लोग उस राह से गुजरे, पर कोई नहीं रुका। कुछ ने मुड़कर देखा भी नहीं और कुछ बस हल्का सा सिर हिलाकर आगे बढ़ गए। पर अरमान रुक गया। उसके कदम धीमे हो गए। वह उस बूढ़े व्यक्ति के पास आया और ध्यान से उसकी हालत देखने लगा। दादाजी, क्या आपको कुछ चाहिए? उसने कोमल आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने पहले कुछ नहीं कहा। शायद उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई बच्चा उससे बात कर रहा है। फिर धीरे से उसने सिर हिलाया और कहा, बेटा, भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। अरमान ने बिना एक पल की देरी किए अपना टिफिन खोला। उसमें उसकी मां ने प्यार से बनाया हुआ आलू का पराठा और गुड़ का एक टुकड़ा रखा था। वह जानता था कि यह उसका दोपहर का खाना था, लेकिन उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। लीजिए दादाजी, आप खा लीजिए, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से टिफिन लिया और धीमे धीमे खाने लगा। एक एक कौर मानो उसे जिंदगी लौटा रहा था। खाते हुए उसने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अरमान। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छा इंसान बनाया है, बूढ़े ने कहा और फिर खामोश हो गया। अरमान को लगा कि उस बूढ़े के पास शायद कुछ गर्म कपड़े भी नहीं हैं। उसने झटपट अपने बैग से मफलर निकाला और उसकी गर्दन के चारों ओर धीरे से लपेट दिया। ये मेरी दादी ने बुना था, लेकिन अब ये आपके लिए है। ठंड बहुत है ना? बूढ़ा अब कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये कृतज्ञता, स्नेह और इंसानियत के थे। अरमान ने फिर धीरे से पूछा, क्या आपको गांव के भीतर किसी जगह रुकना है?
मेरे मास्टर जी अच्छे इंसान हैं, शायद वे आपकी मदद कर सकें। बूढ़े ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, तुमने आज मुझे जितना दिया है उतना ही काफी है। बस एक एहसास कि इस दुनिया में अब भी भलाई बची है। अरमान मुस्कुराया और कहा, अगर फिर मिलें तो बताइएगा कि आप ठीक हैं। वह स्कूल चला गया, भूखा लेकिन हल्का, जैसे उसका दिल भर गया हो। उसे भूख महसूस ही नहीं हुई। उस दिन स्कूल में उसने जो पढ़ा वह शायद याद न रहा हो, लेकिन जो अनुभव उसने लिया वो उसकी आत्मा में बस गया। शाम को जब वह वापस उसी रास्ते से आया, वह बूढ़ा आदमी वहां नहीं था, लेकिन पीपल के पेड़ की सबसे निचली शाखा पर एक सफेद कागज बंधा था। उसने कागज खोला और पढ़ा, तुम्हारी दया ने मुझे भूख से ज्यादा उम्मीद दी। अब मैं फिर चलने को तैयार हूं। तुम्हारे माफलर की गर्मी और तुम्हारे दिल की रोशनी मेरे साथ है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, अरमान। अरमान उस कागज को अपने दिल से लगाकर मुस्कुराया। उसे पता नहीं था कि उसका यह छोटा सा काम किसी की जिंदगी में इतनी बड़ी रोशनी बन जाएगा। अगले दिन सुबह जब अरमान उठा, उसकी मां ने देखा कि वह थोड़ा चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, शांति और सुकून की। नाश्ता करते समय अरमान ने मां को पिछली शाम की पूरी बात बताई, कैसे उसने अपना टिफिन दिया, मफलर बांधा और कैसे वह बूढ़ा आदमी एक चिट्ठी छोड़ गया। मां कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने अरमान को सीने से लगा लिया। बेटा, तूने जो किया वो बहुत बड़ी बात है। हम भले ही अमीर नहीं हैं, लेकिन हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो है तेरा दिल। उस दिन मां ने अरमान के लिए ताजा पूरियां और आलू की सब्जी बनाई। आज तूने भूख से नहीं, अच्छाई से पेट भरा है, वह मुस्कुराकर बोली। गांव में बदलाव। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब सा बदलाव दिखने लगा। वह बूढ़ा आदमी और उसकी चिट्ठी की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग जो पहले सिर्फ अपने कामों में व्यस्त रहते थे, अब थोड़ा रुकने लगे, एक दूसरे की ओर देखने लगे। दूध वाला मोहन काका, जो हमेशा जल्दी में रहते थे, अब रोज एक गिलास दूध उस वृद्धा को देने लगे जो अकेली रहती थी। स्कूल की शिक्षिका रेखा दीदी ने हर शुक्रवार को बच्चों को सिखाना शुरू किया, सिर्फ किताबें नहीं, इंसानियत भी पढ़ो। बच्चों ने मिलकर गांव के कुएं के पास एक दयालुता का पेड़ लगाया और हर बच्चा उसमें एक कागज टांगता जिस पर वो लिखते कि उन्होंने किसी की कैसे मदद की। एक दिन उस पीपल के पेड़ पर फिर एक नई चिट्ठी टंगी मिली। यह अरमान ने नहीं, किसी और ने बांधी थी। आज मैंने पहली बार किसी गरीब को खाना खिलाया। यह सब अरमान की कहानी से प्रेरित होकर किया। अब मैं भी एक दयालुता की लहर का हिस्सा हूं। अब यह दयालुता की लहर पूरे गांव में फैलने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई कोशिश करने लगा कि किसी न किसी की मदद करें। यह सब एक 10 साल के लड़के से शुरू हुआ था, जिसने बिना किसी उम्मीद के सिर्फ एक भूखे इंसान को खाना और मफलर दिया था। गांव का नया नाम। कुछ महीने बाद गांव में एक पत्रकार आया। उसने इस बदलाव को देखा, लोगों से बात की और एक लेख लिखा, दयालुता का गांव, जहां एक बच्चे की अच्छाई ने सबको बदल दिया। धीरे धीरे इस गांव को आसपास के क्षेत्रों में दयालुता का गांव कहा जाने लगा। लोग वहां सिर्फ घूमने नहीं, इंसानियत का अनुभव करने आते। अरमान की सीख। अरमान अब बड़ा हो गया था, लेकिन वह अब भी वही सरल, विनम्र और सच्चा इंसान बना रहा। जब भी कोई उससे पूछता, यह सब कैसे शुरू हुआ, वह मुस्कुराता और कहता, एक सर्द सुबह, एक भूखा इंसान और एक मफलर। उसकी कहानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाती थी और उस पीपल के पेड़ को अब सब दयालुता का वृक्ष कहते थे। वहां अब एक पत्थर की पट्टी लगी थी, एक छोटी सी दया किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। कहानी का संदेश। दयालुता पैसे या चीजों से नहीं, दिल से होती है। जब हम दूसरों की मदद बिना किसी उम्मीद के करते हैं, तो वह दया एक बीज बनती है जो समाज में अच्छाई का पेड़ बनकर फैल जाती है। गांव में अब वह पुराना समय नहीं रहा था जब हर कोई अपने अपने काम में उलझा रहता था। अब हवा में कुछ अलग बहने लगा था, एक अपनापन, एक उम्मीद और सबसे बढ़कर दयालुता की खुशबू। लेकिन बदलाव वहीं नहीं रुका। अरमान की पहल। अरमान अब 12 साल का हो चुका था। वह पहले से थोड़ा लंबा हो गया था, पर उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की दया वैसी ही बनी रही। अब वह स्कूल में सबसे आगे रहने वाला छात्र था, पढ़ाई में भी और दिल से भी। एक दिन स्कूल में समाज सेवा सप्ताह की घोषणा हुई। ज्यादातर बच्चे सोच रहे थे कि सफाई करेंगे या दीवारों पर रंग भरेंगे, लेकिन अरमान की सोच अलग थी। उसने प्रधानाध्यापक से कहा, सर, क्यों ना हम एक दयालुता क्लब बनाएं जिसमें हर बच्चा हफ्ते में एक अच्छा काम करने की शपथ ले। प्रधानाध्यापक मुस्कुराए और बोले, अगर यह कोई और कहता तो हम सोचते,
लेकिन जब यह अरमान कह रहा है तो यह जरूर सफल होगा। दयालुता क्लब की शुरुआत। अगले सोमवार स्कूल के मैदान में एक बड़ी सी रंग बिरंगी तख्ती लगाई गई। दयालुता क्लब, जहां दिल सबसे पहले आता है। हर बच्चा एक छोटी सी डायरी लेकर आया जिसमें वे लिखते कि उन्होंने उस हफ्ते क्या अच्छा काम किया। किसी ने रास्ते पर गिरी वृद्धा को सहारा दिया, किसी ने बिना पैसे लिए अंधे चाचा को दुकान तक पहुंचाया। एक बच्ची ने अपनी नई किताब अपनी पड़ोसन को पढ़ने के लिए दी, जिसे किताबें खरीदना मुश्किल था। और हर शुक्रवार को बच्चों की इन कहानियों को पूरे स्कूल में सुनाया जाता। जो बच्चा सबसे सच्चा और नेक कार्य करता, उसे दयालुता स्टार का बिल्ला मिलता। गांव में और बदलाव। इस स्कूल के असर से गांव में एक नया उत्साह फैलने लगा। अब दुकानों के बाहर छोटे बोर्ड लगने लगे। अगर भूख लगी हो और पैसे ना हो तो निसंकोच यहां से एक रोटी ले लें। गांव की युवतियों ने मिलकर एक वस्त्रदान समूह शुरू किया, जहां पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े इकट्ठा किए जाते और जरूरतमंदों में बांटे जाते। यहां तक कि पंचायती चौपाल में हर महीने एक दयालुता संवाद होता, जहां लोग अपनी भलाई की कहानियां और अनुभव साझा करते। अरमान की प्रेरणा। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। पास के शहर से समाज सेवियों का एक समूह आया, जिन्होंने गांव के बच्चों से बातचीत की। उन्होंने पूछा, तुम लोग इतने प्रेरित कैसे हुए? तभी अरमान धीरे से बोला, मैंने बस एक भूखे इंसान को खाना और मफलर दिया था, बाकी सबने तो चमत्कार कर दिया। वहां बैठे सभी लोग तालियों से गूंज उठे। दयालुता की विरासत। समय बीतता गया। अरमान बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए शहर चला गया, लेकिन गांव की मिट्टी, लोगों के दिल और दयालुता क्लब में उसका नाम हमेशा रहा। हर साल 14 दिसंबर को जब अरमान ने वह मफलर उस बूढ़े को दिया था, गांव में दयालुता दिवस मनाया जाने लगा। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मिलकर उस दिन किसी एक जरूरतमंद की मदद करते। पीपल के पेड़ के नीचे अब एक छोटी सी संगमरमर की पट्टिका लगाई गई थी। इस पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा था, जिसने भूख, ठंड और अकेलेपन को हराया, प्यार और दया से। कहानी का सार। दयालुता का बीज जब सही दिल में बोया जाए तो वह केवल फूल ही नहीं देता, एक पूरा बाग बनाता है। अरमान ने दया की शुरुआत की थी, लेकिन अब वह सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का स्वभाव बन चुकी थी। गांव के कच्चे रास्ते अब पक्के हो चुके थे। झोंपड़ियों की जगह छोटी लेकिन सुंदर पक्की इमारतें बन गई थीं। पर जो बात बिल्कुल नहीं बदली, वो थी वहां की मानवता, सादगी और दयालुता। गांव अब दयालुता नगरी के नाम से जाना जाने लगा था। शहरों से लोग यहां सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं, प्रेरणा लेने आते थे। और ठीक उन्हीं रास्तों पर वर्षों बाद एक व्यक्ति लौटा। लंबा, शांत, आंखों में वही पुरानी चमक और हाथों में एक पुराना मफलर, जिसे अब भी उसने संजो कर रखा था। वह था अरमान। वापसी के भावुक पल। अब वह 25 साल का युवा था। शहर से पढ़ लिख कर लौटा था, शिक्षित पर उतना ही विनम्र। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, लोग उसे पहचान नहीं पाए। पर जब उसने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, मैं अरमान हूं, तो एक बुजुर्ग महिला ने उसकी ओर दौड़ते हुए कहा, तू तू वही अरमान है जिसने मुझे ठंडी रात में दाल रोटी दी थी? और फिर धीरे धीरे पूरा गांव एकत्र हो गया। बच्चे, जिन्हें अरमान ने देखा भी नहीं था, उसके गले लगने लगे। स्कूल में सम्मान। अगले दिन स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। अब वहां एक बड़ा मंच था और मंच के पीछे एक नई दीवार, जिस पर चित्रों के माध्यम से दयालुता की कहानी दर्शाई गई थी। अरमान और बूढ़े व्यक्ति की मुलाकात। दयालुता क्लब की शुरुआत। पीपल के पेड़ पर चिट्ठियां और गांव का बदलाव। प्रधानाध्यापक बोले, आज जिन बच्चों में आप दया, सहयोग और आत्मसम्मान देखते हैं, उसका मूल एक बालक है, अरमान। आज हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन असल में हम उसकी भावना का सम्मान करते हैं। अरमान की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया था, मैंने केवल वही किया जो मुझे इंसान होने के नाते करना चाहिए था। अगर मेरी भलाई से और लोग प्रेरित हुए, तो वो मेरी नहीं, इस मिट्टी की जीत है। एक नई शुरुआत। अरमान ने गांव में एक नई योजना शुरू की, दयालुता पाठशाला। एक छोटा केंद्र जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सेवा, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाई जाती थी। यहां बच्चों को सिखाया जाता कि बिना पैसों के भी मदद की जा सकती है। मुस्कान बांटना भी एक सेवा है। किसी को सुन लेना, उसे अकेलापन दूर करना होता है। और सबसे जरूरी, दयालु बनना कभी पुराना नहीं होता। अंतिम दृश्य। पीपल का पेड़। अंत में अरमान फिर उसी पीपल के पेड़ के पास गया। अब वह पेड़ और भी बड़ा हो चुका था। नीचे एक छोटा सा पत्थर का मंदिर बना था, जिसमें लोग फूल नहीं, चिट्ठियां चढ़ाते थे। जैसे, आज मैंने माफ किया, मैंने किसी को गले लगाया जब वह उदास था, मैंने अपने भाई को आधा टिफिन दिया। अरमान ने अपनी जेब से वही पुराना मफलर निकाला, जिसे वह वर्षों से सहेजे हुए था।
उसने मफलर को उस वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बांधते हुए कहा, अब यह मफलर सबका है। दयालुता अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये इस गांव की आत्मा है। कहानी का अंतिम संदेश। सच्चे हीरो वो होते हैं जो दूसरों के जीवन में रोशनी भरें, बिना शोर किए, बिना नाम मांगे। दयालुता जब दिल से निकलती है तो वो पीढ़ियां बदल देती है।